नमस्कार, मैं हिमांशु बानी और आप देख रहे हैं द हिमांशु बानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं सोमवार का दिन, बाजार कैसे खुलेंगे। लंबी छुट्टी का अंतराल था, शुक्रवार शनिवार, शनि रविवार को तो वैसे भी बाजार बंद रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को मुहर्रम की वजह से बाजार बंद थे। तो बात हम करेंगे कि वीकेंड पे जो समाचार और जो घटना हुई गुरुवार से लेकर शनिवार तक, जिसमें ईरान यूएस का जो युद्ध था उसकी वापस जिस तरीके से मतलब वो वापस जहाँ पे एक सीज फायर की बात आ रही थी, वो गुरुवार के दिन जैसे ही एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ताइवानीज जहाज पे फायरिंग मतलब ड्रोन से अटैक किया गया, उसके बाद वापस अमेरिका ने रिटालिएट किया, वापस ईरान ने रिटालिएट किया, गल्फ के कई कंट्रीज बहरीन वगैरह शहरों में। तो युद्ध वापस मतलब शुरू हो गया है और अब जो जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आए वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इतना मतलब ये बाजार में भी सबको समझ आ गया है कि शनिवार होते होते कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं होती है, शुक्रवार को वापस पीस टॉक्स होती है, जो बात मैं लगातार अप्रैल महीने से कह रहा हूं। तो उस मोमेंटम में मार्केट चला गया है, लेकिन अब बात आ गई है ग्रेट कैलिब्रेशन की। तो मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूं कि स्लाइड नंबर 1 दिखाए ताकि वहां से हम शुरू करें कि ग्रेट कैलिब्रेशन क्या है। तो ग्रेट कैलिब्रेशन जो है उसमें ऑटोमोटिव सेक्टर को लेकर बड़ी खबर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर बड़ी खबर है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट की दुनिया से भी बड़ी खबर है, ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से स्टेबिलिटी वर्सेस वॉलेटिलिटी में चले गए हैं तो उसको लेके भी खबरें हैं। तो ज्यादातर आज की जो थीम है वो ग्रेट कैलिब्रेशन के ऊपर है कि दुनिया वापस उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। एक तरफ आप मतलब विकास और प्रगति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दुनिया को युद्ध के मैदान में जोक रहे हैं, और युद्ध से जो तेल के दाम बढ़ते हैं उससे जो ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन जो पूरी इकोनॉमी दुनिया की है उसको एक तरीके से डिफ्लेट कर रहा है, इन्फ्लेट करने की वजह। तेल के दाम जैसे ही घटे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट का व्यू आया कि भारत की जो अब ग्रोथ रेट है वो 6.5 से वापस रिवाइज करके अब 7% पे लेके जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बाजार खुलेंगे, तेल के जो दाम होंगे उसके ऊपर वापस मुझे लगता है कि कमेंट्री वैसी आएगी कि वापस हम इसको रिवाइज करते हैं 6.5 या 6.2 या 6 जो भी है। तो ये पूरा का पूरा मसला है कि एक ग्रेट कैलिब्रेशन की बात आ गई है, जहां पे हमको एआई रियलिटी के बारे में भी सोचना है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से बनेगी, क्योंकि एथिकल ऑडिट्स और गवर्नेंस की जो बातें आ रही है उसको लेके भी खबरें हैं, और दूसरी तरफ जो मैक्रो वोलेटिलिटी युद्ध के मैदान से जो आ रही है, और बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो वोलेटिलिटी आ रही है जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, रुक करते हैं शुक्रवार को, मतलब मुहर्रम का जो हॉलीडे था वो भारत में था, दूसरी जगह पे तो बाजारें चल रहे थे। तो शुक्रवार के दिन जो क्लोजिंग आया वर्ल्ड के इंडाइसिस का उसके ऊपर एक नजर करते हैं। तो चाहेंगे कि दूसरी स्लाइड पे आप चले जाए ताकि हम देखें कि दुनिया में जो इंडाइसिस है दुनिया भर के, उसका जो फ्राइडे क्लोज था वो कैसा था। S&P नेगेटिव में गया, यूएस कंपोजिट भी नेगेटिव में बंद रहा, डो जोन्स भी नेगेटिव में बंद रहा, यूके जो है यूके एक्स वो भी नेगेटिव था, जापान भी कहीं ना कहीं नेगेटिव था, कोरिया कंपोजिट भी नेगेटिव था, बीएसई और सेंसेक्स हालांकि पॉजिटिव थे शुक्रवार नहीं लेकिन गुरुवार के दिन, और हेंसिंग भी नेगेटिव था। तो एशियाई बाजार में भी कहीं ना कहीं ये जो युद्ध का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि एशिया में आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एशियाई बाजार पूरे के पूरे क्रूड का जो जत्था आता है उसके ऊपर निर्भर है। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर वापस बंद हो जाता है तो बिल्कुल एक सेंटिमेंट वापस मतलब स्टॉक से खिलाड़ी घूम के चले जाएंगे वापस कमोडिटी की तरफ, गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ। तो ये इम्पैक्ट हमको क्लियरली विजिबल है इसमें दुनिया भर के इंडाइसिस के ऊपर हम जब नजर डालते हैं। कोरिया कंपोजिट की एक अलग ही बात है। कोरिया कंपोजिट में जो एआई को लेके जो बातें आई, एआई ड्रिवन स्टॉक्स को लेके जो बातें, और उसमें खास करके चिप मेकर कंपनीज एचके मतलब एचके हाइनेक्स और ये जो एनके हाइनेक्स और सैमसंग, उसके जो स्टॉक्स जिस तरीके से बढ़े, जिसकी वजह से कॉस्पी जिस तरीके से बढ़ा था वो कॉस्पी अब टूटा है और कहीं ना कहीं एक तरीके का करेक्शन वहां पे दिख रहा है। कोरिया के ऊपर बहुत सारी मतलब बातें हैं इंटरनेट के ऊपर सब, अगर हम देखने जाए कोरिया कंपोजिट किस तरीके से टूटा, कॉस्पी किस तरीके से टूटा, तो वहां पे बाजार इतनी तेजी से आगे बढ़ा है पिछले कुछ 10-12 सालों में कि लोगों ने ऋण के ऊपर पैसा लेके बाजारों में डाला था, और जब वो बाजार जो बिल्ट अप हुआ उसका जो कॉस्पी का जो इंडेक्स है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट 50% से भी ज्यादा कंपोनेंट जो है वो एनके हाइनेक्स और इसका सैमसंग का है। तो जब वो शेयर्स टूटेंगे तो बिल्कुल आपका कॉस्पी भी टूटेगा। तो ये पूरा का पूरा खेला हो गया है। आगे रुख करते हैं, देखते हैं कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो इंडाइसिस है उनका परफॉर्मेंस उस तरीके का रहा, उसका आउटलुक आज कैसा दिख रहा है। तो रिव्यू अगर हम देखें
फ्राइडे तक का। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस, खास करके ग्लोबल के जो इंडाइसेस है दुनिया भर के, उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर वॉलेटिलिटी थी, लार्ज कैप एआई शेयर्स अंडर प्रेशर, राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ओपन एआई का आईपीओ अब डिले हो चुका है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं टेक स्टॉक्स जो है, टेक रैली है वो टूटी हुई है, उसकी वजह से इंपैक्ट हमको देखने को मिला। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिल्कुल री सरफेसिंग, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंसर्न्स, ईरान यूएस सीजफायर टेस्टेड, तो यहाँ पे भी ये बात आ रही है। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्यूज, तो उसमें पॉलिसी मेकर्स ने अपना मतलब स्टांस जो है हॉकी स्टोन रखा है, प्राइस इज स्टिल हाई वेटिंग फॉर जॉब्स डेटा, तो मतलब यहाँ पे भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट का रुख होगा बॉन्ड और फंड्स की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम रीजनल वेरिएशंस के बारे में देखें तो यूएस इंडाइसेस मिक्स रहे हैं और इंडियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहा है, लेकिन मोहर्रम के दिन शुक्रवार को ये मार्केट बंद था। आउटलुक की अगर हम बात करें आज सोमवार की, तो सोमवार में क्या है, बाइनरी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, मतलब एक तरीके से बाइनरी जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात आ रही है। ईरान यूएस निगोशिएशंस का आउटकम क्या रहता है, डील कैसे जाएगी आगे, लेकिन अब बात क्लियर हो चुकी है। ये पिछले वीक में अगर हम देखें, गुरुवार शुक्रवार शनिवार की घटनाएं देखें तो बमबारी हुई, आमने सामने बमबारी हुई। इजराइल और लेबनान को लेके भी अभी कुछ खास मतलब जो एक खुलासा आना चाहिए, जो एक क्लैरिटी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। प्री एक्सपायरी पोजीशंस वीक बिफोर द ट्रिपल एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे, निफ्टी वीकली और उसकी जो बात है इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट जो आएगा वो प्री पोजिशनिंग के लिए आएगा, ऐसी बात है, मतलब मार्केट खुलने से पहले किस तरीके की पोजीशन बनाते हैं ये लोग। टेक्निकल लेवल्स बायस ट्रेडिंग दिख रहा है, सपोर्ट जोन दिख रहा है फिलहाल निफ्टी के लिए 23,950 एंड रेजिस्टेंस 24,200 पे, मतलब निफ्टी 24,000 से वापस जरा नीचे आ सकता है, कहने का मतलब ये है। गिफ्ट निफ्टी को मॉनिटर करें, ये लग रहा है मतलब एक्सपर्ट्स को और एनालिस्ट को। Cautiously positive outlook, मतलब faces extended weekend gap risk, 3 days gap from Thursday close, possible higher volatility at opening, but overall absence of immediate expiry for stable environment, मतलब 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगा तो थोड़ा पॉजिटिव जाने की संभावना है, लेकिन ये पॉजिटिविटी कितना कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब बात आ गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, अब बात आ गई है टेक स्टॉक्स की, अब बात आ गई है दूसरे इंडाइसेस जिस तरीके से टूट रहे हैं उसकी, तो ये भी उनके ऊपर भी हमको नजर रखनी पड़ेगी निवेशकों को, ऐसा एक्सपर्ट्स का और उनका कहना है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4 के ऊपर चले जाते हैं। तो स्लाइड नंबर 4 के ऊपर क्या है, स्लाइड नंबर 4 के ऊपर बिजनेस न्यूज अपडेट्स है, जिसमें एआई द ग्रेट पावर ट्रेंड पिवोट है, उसमें प्रैग्मेटिज्म ट्रैप है, बीएमडब्ल्यू वगैरह के मतलब नए मॉडल्स की बात है, हाइब्रिड मॉडल्स ऑन राइज है, टाटा सियरा का ईवी मॉडल की बूस्ट की बात है, 500 किलोमीटर तक की रेंज की बात है एक चार्ज में, Hyundai किया अपकमिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड एसयूवीज के लेके खबरें हैं। तो ये खबरें बाजार में कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव स्टॉक्स पे भी इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है, मतलब वो जो डिफेंसिव सेक्टर्स के स्टॉक है उनकी बात है। तो हाइब्रिड सेल्स भी अप गया है, ईवी ग्रोथ पैटर्न थोड़ी अभी श्रंक हुई है, लेकिन वो पिकअप होगी ऐसी बात आ रही है। बिजनेस कॉर्पोरेट में अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी, एथिकल ऑडिट्स, एचडीएफसी बैंक को लेके जो खबरें हैं, कोटक महिंद्रा के सीईओ अशोक वासवानी ने मतलब अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, वाडीलाल फैमिली का, वाडीलाल मतलब जो वाडीलाल आइसक्रीम, उनका जो फैमिली का जो मतलब जो झगड़ा है वो झगड़ा पहुंच गया है मुंबई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो इन सब मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं ये खबरें भी कैसे इंपैक्ट करेगी इन स्टॉक्स पे, स्पेसिफिक जो स्टॉक्स है उसके ऊपर, ये देखना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सक्सेशन की जो बात है, तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन की भी बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके भी मतलब सवाल है, और बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करेंगे सक्सेशन को, उसको लेके भी सवाल है। टेक्नोलॉजी एंड एआई स्केलिंग रियलिटी, ओरेकल ले ऑफ की जो बात है लास्ट वीक हमने बात की, दूसरी तरफ अभी बात आई वॉक्सवैगन भी ले ऑफ कर रहा है, वॉक्सवैगन करीबन 1 लाख जॉब्स पूरी दुनिया में काटने जा रहा है। दूसरी तरफ मतलब कंपनीज पुल बैक ऑन एआई एज वीक कोलैबोरेशन हर्ट्स रिजल्ट्स, मतलब जो एआई को लेके जो बातें आई थी, कोलैबोरेट किया था, लोगों को निकाल दिया था नौकरी से, अब वो कोलैबोरेशन के बाद समझ आ रहा है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। देखिए हम भी ये चीजें एआई से आपके जरिए लेके आते हैं, हमारा भी बहुत सारा वक्त जाता है एआई को इंस्ट्रक्ट करने में। एक बेसिक इंडेक्सिंग भी एआई सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब मान लीजिए कुछ खबरें हमको इंडेक्स करनी है, उसका जो डेटा स्टडी करना है, उसको सेक्टर वाइज सिग्रीगेशन करना है, तो वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, ये हमने भी देखा है। तो मतलब एआई के साथ काम करना टफ है, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत मेहनत वाला काम है, और खास करके जब आप डेटा मैट्रिक्स और डेटा एनालिसिस की बात करो तो उसमें बहुत सारी समस्या है, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी तरफ वर्कफोर्स इंटीग्रेशन की गैप है, एंथ्रोपिक का जो फाइलिंग है शोज टॉप टेक्निकल सैलरीज किस तरीके से जा रही है, क्या बातें आ रही है। तो एक तरफ सैलरीज बड़ी बड़ी देने की बात है एआई कंपनी में, लेकिन एआई कंपनीज जिस तरीके से जो लोग एडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे।
तो एआई का फ्यूचर को लेके भी बहुत सारे वार्निंग्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने दिए, उसे उस तरीके से .com और इंटरनेट बबल के साथ कंपेयर भी किया जा रहा है, जो है कंपनीज के स्टॉक बढ़ रहे हैं उसको, तो ये भी खबरें हैं। इकोनॉमी मैनेजिंग द एनर्जी एंड इन्फ्लेशन नेक्सस, उसमें क्रूड के प्राइसेस को लेके बातें हैं, गोल्ड सिल्वर के रेट जो है उसको लेके भी बातें हैं, और एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस जिस तरीके से हो रहा है, मतलब ऑयल प्राइसेस डीप एज टैंकर्स एग्जिस्ट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये अब अचानक वापस बंद हो गए। यूएन का जो एक प्रतिनिधि मंडल वहां पे जहाजी बेड़े खाली करवा रहा था, उन्होंने भी काम बंद कर दिया है। तो बिल्कुल ये ऑयल मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, और जैसे ही ऑयल मार्केट बढ़ेगा करेंसी भी बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। भले सोमवार में आज के दिन मतलब शुरुआती उफान देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे कैसे जाएगा, फ्लैट रहेगा, नो डाउट अबाउट है, बहुत नीचे नहीं जाएगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ये फ्लैट पैटर्न में ही ट्रेड करेगा। जैसे मैंने कहा है कि Q2, हालांकि फेस्टिव का जो डिमांड है उसको लेके हम थोड़े पॉजिटिव है, बट फिर भी एक Q2 में भी मतलब उस दिशा में जा सकता है। नहीं, आप वही स्लाइड रखिए प्लीज, एक मिनट, वही स्लाइड जो पीछे थी वही रखिए एक मिनट। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को लेके भी खबर है। तो इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस एक्सीड्स 90%। तो ये सब खबरें कहीं ना कहीं कर रही है कि भले आपका Q2 फेस्टिव डिमांड को लेके कैसा रहेगा, लेकिन ये फ्लैट ट्रेड होने वाला है, ये मैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ। तो वेट एंड वॉच कीजिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, रुक करते हैं स्लाइड नंबर, मतलब उसके ऊपर इंडिया मार्केट्स का रिव्यू प्रीव्यू क्या रहा। तो इंडिया मार्केट्स गुरुवार को जिस तरीके से बंद रहे, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर रहे, ड्रिवन बाय लो क्रूड प्राइसेस, क्योंकि गुरुवार के दिन ये हमला नहीं हुआ था, उसके बाद मतलब गुरुवार की शाम तक ये खबरें आई, तो मार्केट जब बंद हुआ उसके बाद की इम्पैक्ट है। तो तब तक तो मार्केट पॉजिटिव था। जियोपॉलिटिकल टॉक स्विट्जरलैंड में जिस तरीके से पैन अप हो रहे थे, रुपी जिस तरीके से स्टेबल हो रहा था, इसका इम्पैक्ट सब जगह पे अगर हम देखने जाए तो डिफेंसिव सेक्टर के जो स्टॉक्स है, ऑटो, मेटल्स, उसमें रैली देखने को मिली। ये सब चीजें थी गुरुवार के दिन। अब आज का दिन कैसा रहेगा, सोमवार कैसा रह सकता है, तो आउटलुक की रिस्क, बाइनरी जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात है। ईरान का अब मतलब यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब क्या होता है और ईरान में क्या होता है खास करके, क्योंकि जो व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट्स आए, जो बातें आई, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये युद्ध यहाँ पे ऐसे समाप्त नहीं होने वाला है। हर वीक कुछ ना कुछ बातें आएगी और वापस उसी दिशा में युद्ध के चक्र में ले जाया जाएगा, और उसके पीछे एक बड़ा एक मतलब एक गणित, कॉमर्स का भी है, पैसों का भी है, तो ये पैसे का भी खेल है, नो डाउट अबाउट दैट। कॉशियसली पॉजिटिव आउटलुक है, नो स्पेसिफिक F&O एक्सपायरी प्रेशर, पोस्ट जून मंथली एक्सपायरी, मतलब आज 29 जून है कल, तो जून का महीना खत्म हो जाएगा, परसों से मतलब नया क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर शुरू हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का। तो यहाँ पे कोई इतना प्रेशर नहीं है। BSE सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी में इंट्रोड्यूस वोलेटिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और सेंसेक्स का जो सपोर्ट है 77,300 के आसपास दिख रहा है। कमोडिटीज में अगर हम देखने जाए तो गोल्ड, सिल्वर कॉशियसली बुलिश, क्रूड थोड़ा बेरिश लग रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है क्रूड भी बुलिश हो जाएगा आज के बाद, आज शाम तक। USD INR में थोड़ी मतलब रिएक्ट्स टू टॉक्स वगैरह जो है, मतलब जो एक स्टेबिलिटी दिख रही है, वो थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है। डिजिटल एसेट्स में सेंसिटिव टू मैक्रो डेटा एंड लिक्विडिटी चैलेंजेस, तो डिजिटल एसेट्स भी मतलब उस दिशा में, खास करके बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी है, वो 62-63,000 के लेवल पे खेलेगी, नो डाउट अबाउट। आगे चलते हैं, आखिरी स्लाइड, जो मतलब बात है कि ब्रोकरेजेस का क्या व्यू पॉइंट है। तो ब्रोकरेजेस का जो वांटेज पॉइंट है, उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट स्ट्रैटेजी आउटलुक है, क्लीन पोस्ट एक्सपायरी बेस, मतलब प्री पोजिशनिंग अच्छा रह सकता है उनका। वोलेटिलिटी ड्राइवर्स, बैंकिंग हैवीवेट्स 2 या 3, 3.5 बजे तक इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ब्रोकरेजेस का ये है कि फेवर फाइनेंशियल्स, फार्मा डिफेंसिव लग रहा है उनको, यूएस इक्विटीज प्रोटेक्शन में है, मेंटेन यूरोप सेफगार्ड्स और क्वालिटी साइक्लिकल्स, खास करके इंडस्ट्रियल स्टॉक्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल्स के ऊपर उनका फोकस रहेगा। और सिलेक्टिविटी, लिक्विडिटी एंड टाइटनिंग, उसके बारे में वो कैसे मतलब बैन करते ही देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर उनका जो रिकमेंडेशन है, उसमें ICICI बैंक है, HDFC बैंक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स है, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग, तो इनके ऊपर इनका बाय का मोमेंटम है। प्री एक्सपायरी वॉच को करने को बात कर रहे हैं HDFC जो खबर आ रही है उसके ऊपर भी नजर जमाए रखनी पड़ेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाय थीमेटिक है, क्योंकि जियो का जो IPO उसको लेके भी बात है। तो मोटे मोटे तौर पे भारत में ब्रोकरेजेस की जो रणनीति ये रहने वाली है। तो आज यही है सोमवार। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड, क्योंकि कैसे खबरें आएगी, क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन इसके चलते मार्केट मतलब अच्छा थोड़ा मिक्स रह सकता है, फ्लैट ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा क्वार्टर मतलब कल से मंगलवार एक आखिरी दिन है और बाद में बुधवार से दूसरा क्वार्टर शुरू हो जाएगा, तो वो भी मुझे लग रहा है फ्लैट ट्रेड करेगा, इररिस्पेक्टिव की फेस्टिव डिमांड कैसे पैन अप होती है
ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन कैसे ट्रिगर करता है, मॉनसून का जो डेटा आता है वो कैसे ट्रिगर करता है, उसके बीच डिमांड फेस्टिव की कैसी रहेगी, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, इसी के ऊपर हमको नजर बनाए रखनी पड़ेगी। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। आपके कुछ मतलब कंस्ट्रक्टिव सुझाव है तो बिल्कुल हमारे साथ कमेंट्स के जरिए वगैरह शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसका जो हमारा जो प्रोग्राम करते हैं उसको थोड़ा और तरीके से, अच्छे तरीके से ले जा सके आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ऑफ कोर्स एज पर द सेबी रूल्स एंड गाइडेंस, क्योंकि हम अगर देखने जाए तो एक हमारा डिस्क्लेमर भी है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब जो मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, मार्केट रिस्क है, उसका ध्यान रखिएगा। जोखिम जो है मार्केट का, मार्केट के डॉक्यूमेंट स्टडी कीजिएगा बराबर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिएगा, और उसके साथ ही मतलब जो अगर हम देखने जाए तो ये जो एआई के जरिए जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं उसके नंबर्स को भी वेरीफाई कीजिएगा। तो एक तरीके का हमारा डिस्क्लेमर है, क्योंकि हम जो खबरें होती है दुनिया भर में जो मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है उसको लेके एक ये शो कर रहे हैं, तो हम किसी को निवेश करने के लिए सलाह नहीं दे सकते, हम उसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये देख के भी कुछ अगर डिसीजंस लेते हैं तो थोड़ा ये जो डिस्क्लेमर हमने दिया उसके मुताबिक काम कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। आपका दिन शुभ रहे, आपका पूरा वीक मतलब ये फ्लैट मार्केट रहने वाला है, पूरा क्वार्टर का भी दूसरा, तो वो भी अच्छा रहे आपके लिए। तो यही बस शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।